तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि हमारे देश की भाजपा सरकार बिजी है हमारे देश के माइग्रेंट लेबरर्स मजदूरों के बारे में सोचने में, या फिर आपको लग रहा है कि वो लोग बिजी हैं चाइना को लाल आंख दिखाने में, या फिर आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बिजी है हमारे देश में कोरोना वायरस से निपटने में या फिर लोकस्ट अटैक से निपटने में, तो आप यहां पर सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यकीनन बहुत बिजी है, लेकिन वो इन सब चीजों में बिजी नहीं है। वो लोग बिजी है महाराष्ट्र में ऑपरेशन ब्लैक कमल को सक्सेसफुल बनाने में। तो यार, आज की डेट में आखिरकार प्रायोरिटीज क्या है? 6 साल पहले जब ये सरकार एग्जिस्टेंस में आई थी तो हमारे को यह बताया गया कि प्रायोरिटी है हमारा देश। उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि हमारा देश प्रायोरिटी नहीं है, इनकी प्रायोरिटी है हिंदू। धीरे धीरे पता चला कि हिंदू भी इनकी प्रायोरिटी नहीं है, इनकी प्रायोरिटी है अंधभक्त। और आज ये पता चल चुका है कि अंधभक्त भी इनकी प्रायोरिटी नहीं है, इनकी प्रायोरिटी है सत्ता की भूख। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पूरी तरीके से सत्ता को हथियाना चाहती है और वही इनकी प्रायोरिटी है, बल्कि और कोई भी चीज नहीं तो ऐसे पैंडेमिक के टाइम में क्या आप सोच सकते हैं, थोड़ा सा भी सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे कामों को अंजाम देने पे लगी होगी? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र में ऑपरेशन ब्लैक कमल के बारे में। ये जो ब्लैक कमल शब्द है ये आपने पहली बार नहीं सुना होगा, पहले भी आप बहुत बार सुन चुके हो। इनफैक्ट लॉकडाउन से ठीक पहले भी हम ब्लैक कमल ही सुन रहे थे और जैसे ही लॉकडाउन खुला है उसके बाद भी हम लोग ब्लैक कमल ही सुन रहे हैं। सरकार जो बीजेपी की सरकार है वो पूरे साल में कुछ करे या ना करे, लेकिन 3-4 बार इस ऑपरेशन ब्लैक कमल को जरूर चलाती है इसको। अब यहां पर महाराष्ट्र में जो हलचल है उसको मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक क्रोनोलॉजी आपको समझाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की लॉकडाउन क्रोनोलॉजी। तो लॉकडाउन क्रोनोलॉजी दोस्तों ये है कि पहले हम लोग जनता कर्फ्यू लगाएंगे 22 मार्च को, उसके बाद 24 मार्च को मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की कोशिशें पूरी कर ली जाएंगी। 25 मार्च को पूरे देश में पूर्ण तरीके से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। उसके बाद पीएम केयर्स फंड लाया जाएगा, उसमें ढेर सारा पैसा इकट्ठा करा जाएगा। उसके बाद उस पैसे से महाराष्ट्र में एमएलएस खरीदने की कोशिश करी जाएगी और उसके बाद लॉकडाउन खुलते ही महाराष्ट्र में ऑपरेशन ब्लैक कमल को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ये है लॉकडाउन से जुड़ी हुई क्रोनोलॉजी। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार हलचल क्या चल रही है महाराष्ट्र के अंदर। डिस्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश चल रही है महाराष्ट्र की सरकार को, और क्योंकि वहां पर बीजेपी इलेक्शंस के बाद सरकार नहीं बना पाई थी, उनकी सरकार बनी और एक दिन में ही गिर गई। तो उस सत्ता की भूख को पूरा करना चाहते हैं ये लोग इस पैंडेमिक के समय पर भी। तो सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस जो कि सत्ता में नहीं रहे, जो वहां के पूर्व सीएम हैं, जिनको इस टाइम पे एक भूख है सत्ता की, वो उद्धव ठाकरे के ऊपर निशाना लगाते हैं। ये कहते हैं कि कोरोना वायरस से बिल्कुल भी ठीक से नहीं निपट रही उद्धव ठाकरे की सरकार। उसके बाद वहां के एक और लीडर बीजेपी के नारायण राणे ये कहते हैं कि सरकार जो है वो पूरी फेलियर है कोरोना वायरस से निपटने में और यहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। अब इसकी कहानी आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद बीएस कोश्यारी, इस संघ के प्रचारक को तो आप जानते ही होंगे, जिसने पहले भी कितनी सारी हर्डल्स क्रिएट करी हैं शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के लिए सरकार बनाने के टाइम पे। इनफैक्ट बीएस कोश्यारी ने अभी रिसेंटली जब उद्धव ठाकरे का एमएलसी का इलेक्शन था उसमें भी बहुत बड़ी हर्डल्स क्रिएट करी। इनसे लगातार अनबन चल रही है सरकार की। उसके बाद जो दिल्ली की लीडरशिप है वो पूरी तरीके से चुप बैठी है महाराष्ट्र के ऊपर, कोई कुछ बात करने को तैयार नहीं। और रिसेंटली शरद पवार की बीएस कोश्यारी के साथ मीटिंग, साफ पता चलता है कि महाराष्ट्र के अंदर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं वो हाइपर एक्टिव हो चुकी हैं। सारे के सारे नेता एकदम से हाइपर एक्टिव हो चुके हैं। हालांकि शरद पवार उसके बाद सीएम ठाकरे से मिले, बाहर निकल के भी बोला कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वहीं पर जो सेंटर लीडरशिप है उसकी खामोशी बहुत सारे सवाल खड़े करती है। जब भी किसी स्टेट में ऑपरेशन ब्लैक कमल किया जाता है तो जो सेंटर लीडरशिप है वो टोटली चुप बैठ जाती है। मध्य प्रदेश में जब ऐसा हुआ तो पूरी तरीके से चुप बैठे रहे सेंटर लीडरशिप वाले लोग। उसके बाद एकदम से हलचल शुरू हुई जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। उससे पहले कोई भी कुछ बात नहीं कर रहा था और यहां पर भी कुछ ऐसे ही इंडिकेशंस देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पीयूष गोयल भी लगे पड़े हैं पूरी तरीके से। जब बात चल रही थी माइग्रेंट लेबरर्स को उनके घर पहुंचाने की, तो रात को 2-2 बजे तक उठ के ट्वीट कर रहे हैं सीएम उद्धव ठाकरे के ऊपर, उनके ऊपर निशाना साध रहे हैं और अपना डिपार्टमेंट नहीं देख रहे। ये नहीं देख रहे कि उनकी ट्रेनें जो 13 घंटे में पहुंचनी चाहिए थी वो 40-40 घंटे लगा रही है पहुंचने में। 3-3 दिनों में ट्रेन पहुंच रही है अपने डेस्टिनेशन पे और ट्रेन में बैठे हुए जो मजदूर हैं उनकी मौत हो रही है लगातार। इस चीज पे ध्यान नहीं है। फडणवीस की मैं यहां पर बात करना चाहूंगा। फडणवीस ने कहा कि कोरोना को ठीक से हैंडल नहीं कर रही उद्धव ठाकरे की सरकार। तो फडणवीस ने कहा कि भाई ठाकरे की सरकार को क्विट कर देना चाहिए। तो फडणवीस से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि फडणवीस जी जरा आप ये बात बताइए कि कोरोना वायरस को ही अगर आप एक क्राइटेरिया मान रहे हैं और ये कह रहे हैं
कि उद्धव ठाकरे की सरकार कोरोना वायरस से ठीक से नहीं निपट रही है, तो इस क्राइटेरिया पे तो सीएम रूपानी को सबसे पहले, विजय रूपानी को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वहां तो हाई कोर्ट इस चीज के ऊपर ठप्पा लगा चुकी है कि वहां की जो सरकार है, जो गुजरात सरकार है, वो कोरोना वायरस से निपटने में पूरी तरीके से फेलियर साबित हुई है। तो आपका अगर ये लॉजिक है सीएम उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने का, तो इसी लॉजिक से पहले गुजरात में सरकार गिरनी चाहिए। लेकिन ये नहीं होगा, डेफिनेटली ये नहीं होगा। जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनका ध्यान है कोरोना वायरस से निपटने पे, लेकिन सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। ऐसे में सफरर कौन है? उन स्टेट्स की जनता जहां पर बीजेपी की सरकार है, क्योंकि उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, उनके लूपहोल्स को कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा। वहां पर सिचुएशन जितनी भी क्रिटिकल हो जाती है उसके बारे में कोई नेशनल डिबेट ही नहीं होती। एंड रिजल्ट ये होता है कि वहां के लोग और ज्यादा सफर करते हैं ऐसी परेशानियों में। इसके बारे में कोई बात नहीं है। दिल्ली इस सारी चीज पे साइलेंट है, दिल्ली की लीडरशिप इस सारी चीज पे साइलेंट है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में जब ब्लैक कमल हुआ था, तो वहां पर जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मीटिंग नहीं हुई थी, अमित शाह शांति से बैठे हुए थे। वहां इस टाइम पर भी अमित शाह शांति से घात लगाकर बैठे हुए हैं, पूरी तरीके से चुप है। ना पीएम मोदी ना अमित शाह इसके बारे में कोई भी बात करने को राजी नहीं है। लेकिन दिल्ली की लीडरशिप में कुछ मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने द टेलीग्राफ को एक इंटरव्यू दिया और अपनी आइडेंटिटी को हिडन रखते हुए ये बात बताई है कि बहुत सारे एनसीपी के ऐसे एमएलएज हैं जिनसे लगातार बात चल रही है, और फिर अगर मैं सही शब्दों में बोलूं, जिनसे भारतीय जनता पार्टी की डील हो चुकी है। तो यहां बड़ा सवाल ये उठता है कि पैसा तो हमारे पास है नहीं, हम बार बार पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देते हैं, हम बार बार तरीके के नए पैसे ले आते हैं, तो आखिरकार ये एमएलएज खरीदने के पैसे कहां से आ रहे हैं? क्या ये पीएम केयर्स फंड में इकट्ठे करे हुए पैसे हैं? क्योंकि जब महाराष्ट्र की बात आती है ना, तो महाराष्ट्र में लोग बोलेंगे अब यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में भी तो खरीदे थे एमएलएज। महाराष्ट्र में जब एमएलएज खरीदने की बात आती है तो सस्ते में एमएलए, सस्ते में महाराष्ट्र के अंदर कुछ भी नहीं मिलता। महाराष्ट्र जो है हमारे देश की इकोनॉमिक कैपिटल है, वहां जो है खर्चे थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो क्या कहीं पीएम केयर्स फंड में जो पैसा इकट्ठा करा गया है उससे एनसीपी के एमएलएज, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स भी बोल रहे हैं, वो खरीदने की कोशिश तो नहीं, या फिर वो खरीदने के लिए ही पैसा तो नहीं इकट्ठा किया गया था? और सवाल इसलिए भी खड़े होंगे क्योंकि पीएम केयर्स फंड की जांच कराने को कोई तैयार ही नहीं है। अब महाराष्ट्र में जैसा मैंने बताया एमएलएज एक्सपेंसिव है, आपको ये सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी कि आखिरकार जब ये सारा लॉकडाउन चल रहा था तो उस टाइम पे हमारे देश की सरकार कर क्या रही थी, बिजी कहां पे थी? कोरोना वायरस से निपटने में बिजी नहीं थी, बल्कि इन सब चीजों में ही बिजी थी हमारे देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब आपको ये भी चीज समझनी पड़ेगी कि हमारे देश की सरकार कितनी सीरियस है चीजों को लेके। 11 मार्च को जो WHO है वो पूरे वर्ल्ड में पैंडेमिक घोषित करता है कोरोना वायरस को। उसके बाद हमारे जो देश की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस टाइम पे 11 मार्च को कोई लॉकडाउन नहीं करती, कोई जनता कर्फ्यू नहीं करती। इनफैक्ट लॉकडाउन के कोई इंडिकेशंस भी नहीं देती। अगर पहले से इंडिकेशन दे दिए जाते तो शायद ये जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं ये इस टाइम पे पैदल चल चल के, साइकिल पे बैठ बैठ के अपने घर नहीं जा रहे होते। कोई इंडिकेशन भी नहीं दी गई। ये सब इसलिए नहीं करा गया क्योंकि दूसरी तरफ कोशिश करी जा रही थी मध्य प्रदेश में ऑपरेशन ब्लैक कमल को सक्सेसफुल बनाने की। मध्य प्रदेश का जो असेंबली थी, जो हाउस था, उसको खोल के रखना था। इसीलिए हमारे देश की बीजेपी सरकार ने पार्लियामेंट को भी खोल के रखा जब तक ये टोटल कर्फ्यू नहीं लग गया हमारे देश में एक। और यही है हमारे देश की डिग्री ऑफ सीरियसनेस चीजों के मैटर के ऊपर। पैंडेमिक से लड़ने के बारे में कोई सीरियसनेस नहीं थी, सीरियस इस चीज पे थे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की जो सत्ता है वो अपने हाथों में हथिया ली जाए। और लॉकडाउन खुलते भी वही नजारे हम लोग महाराष्ट्र के लिए देख रहे हैं। तो आखिरकार हम लोग इस टाइम पे ये क्या सोचें या फिर क्या समझें कि हम कितने सेफ हैंड्स में हैं जब यहां पर हमारे देश में बात आती है सीरियसनेस की टॉपिक्स के ऊपर और इश्यूज के ऊपर। मॉरल ऑफ द स्टोरी इस सब का यहां पर यह है कि जनता जाए भाड़ में, जनता जाए चूल्हे में, कहीं पर जाके मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे देश की सरकार को। सिर्फ हर स्टेट में सरकार बननी चाहिए, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे से बने, चाहे वो एमएलएस खरीद के बने, हॉर्स ट्रेडिंग करके बने। ये है हमारे देश की बीजेपी सरकार की लेवल ऑफ सीरियसनेस और उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी। अब दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बता दिया है कि ऑपरेशन ब्लैक कमल महाराष्ट्र में शुरू हो ही चुका है। अब समय ही बताएगा कि कहां जाके ये चीज रुकेगी। लॉकडाउन के टाइम पे जब उद्धव ठाकरे का एमएलसी इलेक्शन अटक गया था तो हमारे देश की बीजेपी की सरकार ने कोशिश करी उसको छुड़वाने की, लेकिन आज समझ आ रहा है कि उसके पीछे शायद यही प्लान था कि लॉकडाउन खुलने के बाद तो ब्लैक कमल लेकर आना ही है। तो आज के डेट में सबके सामने अच्छे बन जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि कोरोना के टाइम पे देखो हम अपने विपक्षी पार्टियों की भी कितनी हेल्प कर रहे हैं। अब यहां पर मैं ये चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लोगों से शेयर करिए, जिससे लोगों को समझ आए ये बातें कि हमारे देश की सरकार की सीरियसनेस क्या है, उसके एक्चुअल एजेंडाज क्या हैं और कितनी एट स्टेक है हमारे देश की जनता की जान।
ये बात लोगों तक पहुंचे। तो आप लोग इस वीडियो को सबके साथ शेयर करिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक ग्रुप पे शेयर करिए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो नीचे पेट्रेन का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही।